सबसे पहले जानना तो जरूरी है ना कि आखिरकार है क्या, डेफिनेशन क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपका दो तरीके का है। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बेटा आइसोमर वर्ड आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C2H6O, बट ये क्या है? ये आपका अल्कोहल है स्टूडेंट्स, और ये क्या है? ये आपका ईथर है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? मेरा नाम है सानिया नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत अमेजिंग सीरीज जो कि है उदय वन शॉट। एंड आज बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारी है लेक्चर नंबर 2 की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आइसोमेरिज्म। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम नोमेनक्लेचर तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है, अब आइसोमेरिज्म पढ़ना है, उसे समझना है। तो चलिए आज इस आइसोमेरिज्म की मिस्ट्री को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। So the topics to be covered today is isomerism। अगर सबसे पहले जानना तो जरूरी है ना कि आखिरकार है क्या, डेफिनेशन क्या है। तो पहले बेटा डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए लिखेंगे compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but differ in one or more physical properties or chemical properties, physical properties और chemical properties, और both या फिर दोनों, और both are called isomers, and this phenomena is called आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो देखिए बेटा क्या है आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, तो अंतर क्या है? दे हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों ही, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। एंड इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है आइसोमेरिज्म। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन वन और मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, or both are called isomers and this phenomena is called isomerism। ठीक है, चलिए अगर आइसोमेरिज्म आपका दो तरीके का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा तो आपके पास होता है आइसोमेरिज्म में, आपके पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा? डिफरेंट हो गया। ठीक है,
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बेटा, आइसोमर वर्ड आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बट थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है यहां पे अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट, बट डिफरेंट अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन या एंगल, डिफरेंट अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहां पे आपके पास आ जाता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इन सबको पढ़ना है हमने, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे बेटा किसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अब अगर मैं बात करती हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो यहां पे फिर बेटा मेरे पास दो हो जाते हैं, यहां पे हो जाएगा बेटा मेरे पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एंड यहां आ जाएगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल isomerism, and this configurational isomerism is further into configurational isomerism में बेटा और हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो हम कहां लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं। अगर मैं बात करती हूँ बेटा, इधर ही करके लिख देती हूँ कॉन्टिन्यूएशन में, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आप अपने पेज पे ही लिखना बेटा जहां पे नोट्स बना रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन में। यहां पे आपके पास, तो बेटा यहां पे एक थोड़ी सी करेक्शन है, मैं यहां पे आप लोगों को बोल रही थी कि कॉन्फ़िगरेशनल को हम फर्दर पढ़ते हैं इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बट मैंने यहां पे गलती से कॉन्फॉर्मेशनल लिख दिया। सेम सेम ही साउंड करते हैं यार, है ना, सेम सेम से ही लगते हैं। तो यहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशनल आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशनल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा पूरे सेशन में अब रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, रिकॉर्डिंग के बाद मैंने ये देखा है, तो आपको जगह जगह जब भी मैं बीच बीच में रिवाइज कराऊंगी तो आपको यहाँ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ही लिखा दिखेगा, बट प्लीज है ना इसको बार बार पॉइंट आउट मत करना मैम, कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल, दिस इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देखते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बेटा लंबी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब उसमें बीच बीच में जहां भी आएगा यू विल सी कॉन्फॉर्मेशनल बट इट इज कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, चलो अब अच्छे से पढ़ाई करो। आ जाता है यहां पे आपके पास आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आ जाता है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है। अब आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ना बेटा, आज की क्लास में हमने ये पूरी साइड पढ़नी है। आइसोमेरिज्म तो हमने समझ लिया क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, देन उसके बाद हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ये जो बेटा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ये आपका क्लास 12th में आता है। ठीक है, तो हम 12th में जब आ जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे। यस, तो आज की क्लास का एम फाइनली क्लियर हो गया, सारे टॉपिक्स हमारे सामने हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो अच्छे से बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस आइसोमेरिज्म के सफर को। तो सबसे पहले आ जाओ किस पे, सबसे पहले आ जाओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, किस पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो क्या लिखा हुआ है देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट बेटा कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है ना, बॉन्ड डिफरेंट हो गई, बॉन्डिंग पैटर्न अलग हो गया जिसकी वजह से स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब कैसे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा लिखने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक में चेन आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग, नोट्स बनाने भी जरूरी है ना बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
compounds having same molecular formula, different carbon chain length, different carbon chain length। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो रहा है? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है क्योंकि कार्बन की चेन लेंथ में अंतर है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास हो गया बेटा 1 2 3 4। हमने क्या करा, 4 कार्बन को एक लाइन में लगा दिया, तो ठीक है, कार्बन चेन लेंथ में 4 कार्बन है। दूसरे केस से मैंने क्या करा, दूसरे केस से मैंने 3 कार्बन एक लाइन में लगाए एंड यहां पे मैंने क्या कर दी, एक ब्रांचिंग कर दी। चलिए भाई अब इनकी वैलेंसी पूरी करते हैं, इनको हाइड्रोजन देख के, एंड देन देखते हैं कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो देखो भाई, ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। यहां पे देखेंगे बेटा CH3 CH CH3 CH3। चलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हो गया C4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5, 3 2 5 10 हो गए, तो C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। इसका देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 3 9 1 10, H10। तो इन दोनों में क्या है बेटा, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो गए, क्योंकि कार्बन चेन लेंथ में अंतर आ गया। यहां आपके पास 4 कार्बन है, एक मेन चेन यही है, मतलब कोई ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो यहां 4 कार्बन है, जबकि यहां आपकी मेन चेन में 3 कार्बन है और चौथा कार्बन जो है वो आपका ब्रांचिंग में आ गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका नाम देखूं, पिछली क्लास में ही हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली ब्यूटेन। 4 कार्बन है ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं तो एन, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 है ना। सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, फिर मेन चेन में आपके 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप देख सकते हो कि यहां पे वर्ड रूट ब्यूट है और यहां पे वर्ड रूट प्रोप है, क्योंकि कार्बन चेन लेंथ में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैंने 5 कार्बन एटम एक लाइन में ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट केस में मैंने क्या करा, 4 लिए और एक को ब्रांचिंग कर दिया, 3 लिए भाई एंड देन चलो हाइड्रोजन दो इनको, ये हो गया आपका CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये हो गया आपका CH3 CH CH2 CH3 CH3, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका CH3 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 CH3। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो चलो जल्दी से। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए C5, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, तो C5H12। ये क्या हो गया, C5H12। इसको देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनेंगे 3 4 6 9 12, C5H12। इसको देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 3 6 9 12 12 हाइड्रोजन। तो इन तीनों केसेस में क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12 बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि कार्बन चेन लेंथ में अंतर है। नॉमेनक्लेचर देखते हैं इनका, चलो फटाफट से। ये क्या हो गया बेटा, 5 कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो ये हो गया आपका पेंटेन, एन पेंटेन हो गया, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करूं तो ये हो गया आपका 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। यहां पे अब वर्ड रूट ब्यूट यूज होगा, यहां पे पेंट था यहां पे ब्यूट हो गया। और अगर मैं इसकी बात करती हूं तो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे हम प्रोप पे आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये होते हैं आपके चेन आइसोमर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका चेन आइसोमेरिज्म का, समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता लग रहा है, यहां पे क्या होता है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन लेंथ, कार्बन की चेन लेंथ भी सेम है,
कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन लेंथ, बट डिफर इन, पर अंतर कहां पे आ जाता है, बट डिफर इन द पोजिशन ऑफ, डिफर इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसको समझते हैं। कह रहा है कि जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये तो होगा ही यार, कार्बन की चेन लेंथ भी सेम है, बट फर्क क्या है, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। तो भाई पहला एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड कहां पे है, यहां पे है। नेक्स्ट केस में देखिए 4 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां पे, हाइड्रोजन दो भाई, CH3 CH2 CH CH3, यहां पे CH3 CH H CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4, ठीक है, हाइड्रोजन गिनेंगे 3 2 5 6 7 8 9, C4H9, कितना हो गया बेटा, C4 नहीं 3 2 5 3 8 1 9, हाँ ठीक है, कोई हाइड्रोजन गलत तो नहीं दे दिया मैंने, CH3 CH2 1 2 3 4, और हाँ वही मैं कहूं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ठीक है, हाँ जी, यस, तो यहाँ पे आपका C4H8 हो जाएगा, वही मैं कहूं, मैंने कहा C4H9, ये क्या हो गया, C4H8 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनेंगे 3 4 5 6 7 8, तो C4H8 हो गया। ठीक है, दोनों केसेस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई। यहां पे आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टाइगर्स ब्यूट 1ईन, है ना, और अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा ब्यूट 2ईन, डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर आ गया। ठीक है, यस, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आपकी कार्बन की चेन लेंथ सेम है, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन पे फर्क आ गया। एक और आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, CH3 CH CH3OH, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं इसका, 1 2 3, C3 हो गया बेटा, 3 2 5 2 7 1 8, H8 हो गया, और एक ऑक्सीजन है तो O। इसका देखो 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 7 8, H8 हो गया, और एक आपको ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन की चेन लेंथ सेम है, बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो गई। ठीक है, यहां पे आपका फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, ओहो, इसका नाम हो जाएगा प्रोप N1 पे ऑल, है ना, डायरेक्टली प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, बट मैं पोजीशन इसलिए अच्छे से दिखा रही हूं ताकि आप कंपेयर कर सको, और इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोपेन 2 ऑल, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। चलिए भाई यहां देखा जाए, यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो आपका C6 हो जाएगा। हाइड्रोजन निकालो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो C6H14 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसको अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन निकालते हैं 3 2 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये भी हो गया बेटा आपका C6H14। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में कार्बन की चेन लेंथ भी सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि बेटा यहां पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी पोजीशन में अंतर है, यहां सेकंड पोजीशन पे है, यहां थर्ड पोजीशन पे है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, N2 मिथाइल पेंटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप लोगों को पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ आया, क्लियर हुई कहानी, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, बढ़िया से समझ आ रही है बात। आई होप दैट यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया है, तो अब देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता लग रहा है यार, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सिंपल। तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया भाई, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखो भाई, एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल एंड ईथर्स। तो यहां पे मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक अल्कोहल बना दिया, सपोज करो CH3CH2OH, और एक ईथर बना देते हैं CH3OCH3, ठीक है। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, 1 2 2 आपके पास कार्बन हो गए तो C2, 3 2 5 1 6, तो H6 और यहां पे आपका O आ गया। इसको देखो भाई, 2 कार्बन है तो C2, 3 3 6 6 हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C2H6O, बट ये क्या है? ये आपका अल्कोहल है स्टूडेंट्स, और ये क्या है? ये आपका ईथर है, ठीक है। ये आपका अल्कोहल, ये आपका ईथर, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपके फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। और एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल की भरमार है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में, सपोज कीजिए मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CH2CHO, अरे हम पिंक कलर से ले रहे थे ना गाइस, एस्थेटिक्स मेंटेन कर लेते हैं थोड़े से नहीं, ताकि आपको भाई एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे ना, इसलिए CH3CH2CHO, और यहां पे हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है बच्चा? ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका कीटोन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो दोनों का, 1 2 3, 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 H6, और ये क्या हो गया? आपका O हो गया, तो ये C3H6O है, ठीक है। और यहां देखो 1 2 3, 3 कार्बन 3 3 6 6 हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन, तो C3H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, तो ये हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में, है ना। तो देखो भाई, CH3CH2COOH, है ना। यहां पे आप एस्टर का एग्जांपल ले लो, CH3COOCH3, ठीक है। आप भाई देखोगे तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 3 3 6 और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, तो ये हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या है? दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो क्या है? वो आपका एस्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का, ठीक है। मैंने एक बना दिया भाई CH3CH2CN और CH3CH2NC, ठीक है। ये भाई आपका साइनाइड है, ये आपका आइसोसाइनाइड है। आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यहाँ पे। देन डाइन एंड आइन की बात करें, डाइन का मतलब है भाई 2 डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो देखो भाई, डाइन की अगर मैं बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका डाइन हो गया ना, डाई माने 2, इन माने डबल बॉन्ड, और एक आइन बना देते हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो बना लो भाई, ठीक है। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4 4 कार्बन, ओके,
2 3 4 5 6 C4H6। इसको देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 H6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यहां पे, है ना। एक आपका बेटा डाइईन है और एक आपका क्या है, आइन है। राइट, क्लियर है कहानी, समझ आ रही है बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर्स या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि मेटामेरिज्म क्या है। व्हाट इज मेटामेरिज्म? तो लिखेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different alkyl groups on either side, of functional group। ठीक है, compounds having same molecular formula but different alkyl groups on either side of functional group। मतलब functional group के लेफ्ट और राइट में जो कार्बन का नंबर है ना वो डिफरेंट है। समझाती हूं, देखो एग्जाम्पल देखो। आपके पास हो गया बेटा CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है, ये आपका ईथर है। एक और देखो, मतलब इसी को एक और तरीके से देखो, CH3 O CH2 CH2 CH3, ये भी आपका ईथर है। अब देखेंगे बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन देखेंगे 3 2 5 3 2 5 तो H10 हो गया, है ना, एंड देन O हो गया। इसको देखो 1 2 3 4 C4, 3 2 5 3 2 5 5 5 10 तो H10 और बीच में आ गया आपका O, तो C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है। बट आप देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ भी 2 कार्बन एटम्स हैं। बट यहां पे 1 कार्बन एटम है और यहां पे क्या है, 3 कार्बन एटम्स हैं। तो लेफ्ट और राइट में एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, कार्बन एटम्स का नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो वहां पे क्या राइज होता है बेटा, मेटामेरिज्म आता है वहां पे। ठीक है, आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं। कीटोन ले लो, ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक और मतलब यहां पे दूसरा देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब भाई 5 कार्बन है तो C5, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 3 2 5 H10 हो गया और यहाँ पे आपका O हो गया, तो C5H10O। इसको देखो 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 एंड यहाँ पे 5H10O हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके यहां पे आपका 1 कार्बन है और इस तरफ आपके पास क्या है, 3 कार्बन है। यहां पे आपके पास 2 कार्बन है और यहां पे आपके पास 2 कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे यानी कि लेफ्ट और राइट में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में क्या है बेटा, कहां गया, ये रहा। फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड है ना, लेफ्ट और राइट में क्या है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, कार्बन का नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग, या फिर आप ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट आपके पास डिफरेंट क्या है, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल देखिए बेटा, एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन्स। सपोज कीजिए भाई मैंने एक एल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है आपका एल्कीन है। अब मैंने बना दिया साइक्लो एल्केन, ठीक है, ये हो गया भाई आपका साइक्लो एल्केन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 2 3 C3 हो जाएगा, 3 4 5 6
H6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एल्कीन, कितना हो गया C3H6। और इस साइक्लो एल्केन को देखो बेटा 1 2 3 तीन कार्बन है, C3 हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 H6, तो ये भी आपका C3H6 हो गया। यानी कि ये एल्कीन है, ये साइक्लो एल्केन है, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम देख लेंगे बेटा, ये हो गया आपका सिंपली प्रोपीन, है ना, और ये क्या हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब यहां देखो एल्काइंस एंड साइक्लो एल्कीन्स देखेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज योर एल्काइन। ठीक है, दिस इज योर साइक्लो एल्कीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन है तो C3 3 और एक हाइड्रोजन 4, तो C3H4। यहां पे भी आप देखेंगे तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो C3 हाइड्रोजन देखो 1 2। ठीक है, यहां पे इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक और बनेगा यहां पे, और इस कार्बन के भी 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बनेगा यहां पे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, तो ये भी क्या हो गया आपका C3H4 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दे। यस, क्लियर हो गई कहानी। तो यू हैव एल्काइंस एंड यू हैव साइक्लो एल्कीन्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन, ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन, और ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपीन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपीन। यस, तो यहां तक आपको क्लियर है, समझ आई है बात बेटा अभी तक कि नहीं, जल्दी से बताइए मुझे। डन है बेटा, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट विच इज टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है, आइए पहले इसके लिख लेते हैं। when two functional isomers exist in dynamic equilibrium, when two functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other। तो मैम ये तो वैसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल सी इंग्लिश हो गई है, हमें कुछ समझ नहीं आया, बट यहां पे ना बस एक बार थोड़ा समझ सा आ रहा है, विच इज फंक्शनल आइसोमर्स। मैम फंक्शनल आइसोमर्स, तो ये देख के हमें ये पता लग रहा है कि बेटा ये जो टॉटोमेरिज्म है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स क्या कर रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, एक बहुत फेमस बेटा आपका टॉटोमेरिज्म है विच इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नाम सुना होगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब यहां पे क्या होता है बेटा, देखेंगे भाई मैंने ले लिया कीटोन। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है कीटोन RCH2C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका कीटोन। अब ये क्या करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम का एरो हमने बना दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है बेटा, कीटो से इनॉल पे कैसे जाते हैं। इस CH2 को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, एक H यहां पे रहने देते हैं और दूसरा H मैंने कहां लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ठीक है, CH2 ना लिख के एक H मैंने यहां लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है, बस आपको इस H को यहां भेजना है और इस बॉन्ड को यहां लाना है। देखो कितने प्यारे एरोस बन रहे हैं, इसको यहां भेजना है और इसको यहां लाना है। तो अब क्या बनेगा, ऐसे में देखते हैं क्या बनेगा। यहां पे देखो भाई, RCH, एक बॉन्ड तो था बेटा, एक और आ गया है ना, तो डबल बॉन्ड, देन COH और ये आपका CH3। तो ये क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कीटोन। तो कीटोन से हमने कीटो ले लिया, ये क्या था, ये आपका कीटोन है। और अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं इनॉल पे, है ना, इनऑल है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका इनॉल हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का टाइप होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स क्या कर रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसको यहां भेजना है, इसको यहां लाना है। ठीक है, तो अब हमारे मन में सवाल आता है कि मैम कब टॉटोमेरिज्म शो होगा, है ना। अब क्या सवाल आ रहा है हमारे मन में कि मैम ये कब शो होगा। तो देखिए भाई, कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म,
द कंपाउंड मस्ट हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपके पास एक ऐसा ग्रुप हो जहां पे एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एंड उन दोनों के बीच में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जहां पे आपके पास एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखिए, it must have at least one alpha hydrogen on sp3 hybridized carbon। इसका क्या मतलब है, हम अल्फा हाइड्रोजन, sp3 hybridized carbon सब समझाती हूं। देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये हो गया आपका कीटोन। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका कीटोन। अब इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो इसके जो साथ वाले कार्बन है बेटा वो क्या बन जाते हैं, वो आपके अल्फा कार्बन बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या ये आपका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यस दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला भी बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो आपके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। मेरे पास तो भाई एक से ज्यादा है, तो अब यहाँ पे कैसे होगा बेटा, कैसे होगा यहाँ पे टॉटोमेरिज्म, मैंने आपको सिखा दिया है, बस आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, इसको यहां भेजना है, इसको यहां लाना है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड COH CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका इनॉल हो गया। आप यहां से भी कर सकते थे, ये मत सोचना, आप यहां से भी कर सकते थे, मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दिखा दिया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे आपके पास ये कीटोन हो गया, कीटोन के साथ वाले कार्बन आपके अल्फा, यहां पे तो है नहीं, ठीक है, यहां पे तो है नहीं, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, टॉटोमेरिज्म यहां पे होगा। प्रोडक्ट भी बना देते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको यहां पे, इसको यहां पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड COH, और यहां पे आपका क्या आ गया बेटा, H आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको देखो, यहां पे आपके पास ये कीटोन हो गया, तो ये वाला आपका अल्फा, ये आपका अल्फा, अब हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, तो यार हाइड्रोजन तो है ही ना यहाँ पे, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। ठीक है, इसको ऐसे बस याद रखना है, सिंपल है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है, ये ऐसे और ये आपका ऐसे। ठीक है, समझ आया आपको, क्लियर हुआ कि भाई टॉटोमेरिज्म क्या है ना, क्लियर हुई कहानी, समझ आया, यहां तक क्लियर हुआ तो मुझे जल्दी बताएंगे बेटा, क्योंकि ये करके हमने अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को डन कर लिया है ना। एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करा देती हूं बिफोर स्टार्टिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म देखते हैं। अब इसको लर्न करने का, इन टाइप्स को लर्न करने का तरीका क्या है भाई, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, देखो CPFMRT। अब दिल्ली में एक बड़ी फेमस सी जगह है कनॉट प्लेस, है ना, उसको सीपी बोल देते हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई सीपी, ठीक है, सीपी में हम एफएम चला रहे हैं, आरटी यानी कि रात में, ठीक है, रात हो गई तो CPFMRT। ओके, आपका अपना तरीका है भाई, वैसे ही लर्न हो जाए, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे कहते हैं मैम कैसे, इसको कोई ट्रिक्स ही बता दो, तो CPFMRT हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करती हूं भाई चेन आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट कार्बन की चेन लेंथ में फर्क है। ये आपका ब्यूट हो गया, वहां पे आपका प्रॉप हो गया, है ना, कार्बन की चेन लेंथ में अंतर आ गया तो वर्ड रूट भी तो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था भाई, यहाँ पे 5 कार्बन एक लाइन में है, यहाँ 4 एक लाइन में, एक की ब्रांचिंग कर दी, यहाँ 3 एक लाइन में, ये दोनों यहाँ पर आ गए, तो आप देख सकते हैं कि वर्ड रूट चेंज होता जाएगा। ये आपका पेंट है, ये आपका ब्यूट है और ये आपका प्रॉप है। तो स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि कार्बन की चेन लेंथ में अंतर आ रहा है, तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया।
नेक्स्ट हमने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहां पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बेटा आइसोमर वर्ड यूज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है। यहां पे आपकी कार्बन की चेन लेंथ भी सेम है, बट पोजीशन किसकी डिफरेंट हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है ना। देखिए जैसे यहां पे आपके पास 4 कार्बन है एंड फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, या 4 कार्बन है सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। ठीक, यहां पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, 3 कार्बन और OH लगा हुआ है पहली पोजीशन पे, 3 कार्बन OH लगा है दूसरी पोजीशन पे। यस, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो गई। यहां पे आपके पास 2 पे ब्रांचिंग है, यहां पे आपके पास 3rd पे ब्रांचिंग है। यस, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है ना। तो जैसे अल्कोहल ईथर हो गया, ये आपका अल्कोहल, ये आपका ईथर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड ये कीटोन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये एल्डिहाइड भाई ये कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर है ना। कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए और देख सकते हो, साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया, डाइन एंड आइन हो गया। फिर हम आगे बढ़े बेटा एंड मेटामेरिज्म को देखा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, जो कार्बन के नंबर है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहां 2 बट यहां पे 1 और 3 है ना, तो लेफ्ट और राइट में क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया। कार्बन जो नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया, यहां 2 यहां भी 2, पर यहां 1 यहां पे 3। ठीक है, देन कीटोन में भी हमने ये देखा भाई, यहां पे 1 यहां 3 यहां पे 2 और यहां पे 2, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस, चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पे एक और बात बताऊं बेटा, मेटामेरिज्म के साथ साथ ना आपको यहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहां पे आपके पास सेकंड पोजीशन है और यहां पे आपके पास 3rd पोजीशन है। अगर मैं नाम लिखूं इसका तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन एंड देन सेकंड पोजीशन पे आपका ओन, तो पेंटेन 2 ओन, और ये क्या हो जाएगा आपका पेंटेन 3 ओन है ना। तो यहाँ पे आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल रहा है। देख रहे हो द ब्यूटी ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपके पास हो गया एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था भाई, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एल्कीन है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका एल्काइन है, ये आपका साइक्लो एल्कीन्स है, ये देख लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा, टॉटोमेरिज्म देखा, जब फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका एक बहुत फेमस है बेटा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोन इनॉल ठीक है। सो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमने देखा। अब कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म क्या है कि भाई आपके पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो एंड उनके बीच में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल। देखिए द कंपाउंड मस्ट हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देन उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो इस हिसाब से हमने कंडीशंस देखी एंड यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, स्ट्रक्चर भी देख लिए कैसे होगा। तो अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक की कहानी समझ आ गई है, तो हम कमेंट्स में क्या कर देंगे बेटा, एक रेड कलर का हार्ट बना देंगे, सो दैट आई नो कि यहां तक आपने देख लिया है और यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। बन गए हैं हार्ट्स बेटा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं एंड शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आइसोमेरिज्म में बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है, अब बारी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने की कि भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म आखिरकार होता क्या है। देखिए भाई क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ही मैंने आपको बोला बेटा कि आइसोमर वर्ड आ गया है, आइसोमेरिज्म यूज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, कनेक्टिविटी भी बेटा सेम है, बट होता क्या है यहाँ पे, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, एंगल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, ठीक है, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स भी हैं, बट कहां पे डिफरेंस है बेटा, बट डिफर इन द 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स इन स्पेस। तो उनको भाई स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं एंड इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बच्चा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है, ठीक है, जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये आपका 2 टाइप का है। यहां पे हम इसको पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल
कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब भाई क्या है ये, यही समझना है हमें, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, इसके अराउंड फ्री रोटेशन होती है, जिसकी वजह से आपने रोटेट करा भाई, एक ग्रुप को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करा, जिससे क्या हुआ, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया। अरेंजमेंट बदल गया भाई, तो आपके क्या जनरेट हो गए, आपके आइसोमर्स जनरेट हो गए। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड बेटा फ्री रोटेशन की वजह से 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है। देखो भाई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ग्रुप को फिक्स करो, दूसरे को घुमाओ 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 घुमाओ, घुमाया घुमाया घुमाया, हर बार घुमाया एंगल चेंज हुआ, ठीक है, हर बार घुमाया एंगल चेंज हुआ, 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या हो गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया, जिससे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जनरेट हो गए। पर ये ऐसे समझ नहीं आएगा, रुको इसको बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है, इसको समझाएंगे बेटा बढ़िया तरीके से। ये देखिए, वाह वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपका क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जिसके अराउंड फ्री रोटेशन हम कर रहे हैं। अब एक को मैंने फिक्स कर दिया, सपोज करो मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसके अराउंड भाई इसको घुमाया घुमाया, हल्का सा घुमाया, 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या हो गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया, है ना, एंगल चेंज हुआ, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हुआ, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आ गया आपके पास। फिर घुमाया फिर घुमाया फिर घुमाया, आपको ऐसे सामने रखो, फिर घुमाया चेंज हो गया, 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 फिर घुमाया चेंज हो गया। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप हल्का सा एंगल चेंज करो, आप बड़े से बड़ा एंगल चेंज कर सकते हो, छोटे से छोटा एंगल चेंज कर सकते हो, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, जिस मर्जी में आप एंगल चेंज कर दो, तो आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यू अरेंजमेंट आ जाएगा। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका न्यू अरेंजमेंट आ जाएगा, जिससे आपके क्या आ जाते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आ जाते हैं। एंड इन्हें हम कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स भी बोलते हैं। इनको हम कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब मेरा ना आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना कि भाई कितने कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। सोचो और मुझे जवाब दो कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल कितने कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। सोचो 2 मिनट के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के कितने कॉन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं, सोचो। इसी में हम 1 2 10 15, बेटा द आंसर इज, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूं। क्वेश्चन है, किसी भी मॉलिक्यूल के, हिंदी में लिख रहे हैं भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के कितने कॉन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। द आंसर इज बेटा, द आंसर इज इनफाइनाइट। आंसर क्या है बेटा, आंसर इज इनफाइनाइट। किसी भी मॉलिक्यूल के कितने कॉन्फॉर्मेशंस या कॉन्फॉर्मर्स लिख लो, है ना, कितने हो सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। द आंसर इज इनफाइनाइट। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया, इसको हम फिर से ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, एक को फिक्स रखो, ठीक है, एक को हमने क्या करा, फिक्स रखा, इस ग्रुप को हल्का सा चेंज करा, नया अरेंजमेंट आ गया, नया कॉन्फॉर्मर आ गया, हल्का सा चेंज करा, नया आ गया, हल्का सा चेंज करा, नया, हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा। बेटा आप छोटे से छोटा एंगल चेंज कर सकते हो, बड़े से बड़ा एंगल चेंज कर सकते हो, आपको क्या मिलते रहेंगे, न्यू कॉन्फॉर्मर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपके पास आते रहेंगे। तो इसीलिए आपके किसी भी मॉलिक्यूल के कितने कॉन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है बात, स्माइली फेस उल्टा रखा है यहाँ पे, समझ आ रही है बात, ठीक है जी। चलो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब इनफाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस है आपके पास, है ना। हम इथेन पढ़ रहे हैं ना, आपकी बुक में इथेन दे रखा है, इथेन को ले लेते हैं। अब इथेन मतलब और भी देखेंगे, पर अभी यहाँ इथेन लिखा है। आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है बेटा, इथेन है आपका CH3 यानी कि एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। देखो ना यार, ये हो गया आपका इथेन, ठीक है, ये क्या है, ये आपका इथेन है। इनफाइनाइट पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस है, उसमें से हम कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें से हम पढ़ेंगे स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी पढ़ेंगे,
स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म पढ़ेंगे। अब पहले ये जानते हैं कि ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म होता क्या है। देखिए बेटा, एक्लिप्स, आपने वर्ड सुना होगा एक्लिप्स, है ना, ग्रहण लगता है। होता क्या है बेटा, एक के पीछे एक कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, है ना। ग्रहण लगता है तो क्या होता है भाई, इसके पीछे एकदम ये आ गया, जो भी है व्हाटएवर, है ना। तो एक्लिप्स फॉर्म में क्या है, एक्लिप्स फॉर्म में जैसे सपोज करो ये है आपके पास, ठीक है, ये इसके पीछे बिल्कुल, ठीक है, ये ग्रुप इसके पीछे बिल्कुल, है ना, ये एकदम इसके पीछे, ये एकदम इसके पीछे, यस। तो ये क्या हो गया, अगर ठीक से आपको दिख रहा होगा, एक के पीछे एक, बिल्कुल भाई बिल्कुल ऐसे। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है। इसको आप साइड से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां क्या लिखा है, कॉन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू कार्बन्स आर एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। बेटा ये देखो, एक के पीछे एक के पीछे, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। अब स्टैगर्ड में मैंने क्या करा बेटा, एक को तो मैंने फिक्स रखा, दूसरे को मैंने, इस वाले को 60 डिग्री घुमा दिया। अब ये ऐसे है, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने घुमा दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये घुमा दिया आपका 60 डिग्री। अब आप देख सकते हैं ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। ग्रुप्स आर एज फार अवे एज पॉसिबल, यहां पे एज क्लोज एज पॉसिबल, यहां पे एज फार एज पॉसिबल। तो भाई एक के पीछे एक, ये मैं देख रही हूं ध्यान से, है ना, कैमरे में, कि आपको ठीक दिख रहा है कि नहीं ठीक है, ठीक है, समझ गए ना तुम, रुको एक थोड़ा सा और बेटर करने दो अब, ठीक है। हाँ, ये कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, एक्लिप्स्ड, एक के पीछे एक। एंड ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक बन रही है ना, मतलब समझ गए ना तुम, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी स्टैगर्ड फॉर्म। ऐसे स्क्रीन पे देखने पे इतना अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए ये पूरा मेहनत करके बना के लाई हूं, ताकि आप 3 डायमेंशनल स्पेस में इन चीजों को इमेजिन कर सके। तो ये तो बेटा हमने देख लिया कि भाई एक्लिप्स क्या है, स्टैगर्ड क्या है। बट मैम हम इन्हें प्रेजेंट कैसे करें, हम इन्हें प्रोजेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए आपके पास क्या होती हैं बेटा, इसके लिए आपके पास होती हैं प्रोजेक्शंस। कौन सी, सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब भाई सॉहर्स में कैसे बनाते हैं, न्यूमैन में कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सॉहर्स में क्या है, न्यूमैन में क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करती हूं सॉहर्स प्रोजेक्शन की, तो देखो क्या लिखा है, इन दिस प्रोजेक्शन देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। इन दिस प्रोजेक्शन आपके पास क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, upper end of which is slightly tilted towards right or left side. This line shows the carbon-carbon central bond. The lower end of this line shows the front carbon. Upper end shows the rear carbon, यानी कि पीछे वाला कार्बन. Each carbon atom also has 3 lines attached to it, जो 3 हाइड्रोजन्स को शो करता है, और ये आपके 120 डिग्री पे हैं, inclined at an angle of 120 डिग्री to each other. देखो बेटा समझते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मुझे सॉहर्स प्रोजेक्शन में एक्लिप्स और स्टैगर्ड बनाना है तो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। मेरे पास बढ़िया सी फोटो भी है ना, साफ सुथरी, बट एक बार ना खुद जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो और अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका कार्बन है और ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन है। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्योंकि हम इथेन को देख रहे हैं। तो बेटा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसी के पीछे एकदम एज इट इज, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इसके पीछे ये मैं अलग अलग कलर से बना देती हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इसके पीछे ये ऐसे, है ना, सॉरी, ये ऐसे, देन ये ऐसे, तो ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, तो ये ऐसे। जैसे बेटा ये है, ये वाला, तो ये वाला, ये वाला, तो ये वाला। ठीक है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी एक्लिप्स्ड, ये हो गई आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म। और हमने इसको कैसे बनाया, हमने इसको बनाया सॉहर्स प्रोजेक्शन के माध्यम से। देखिए अगर हम इसको यहां पे समझे बेटा, तो ये यही तो है, ये यही तो है आपका, है ना, ये यही तो है। साइड व्यू से हम इसको देख रहे हैं, ये जो आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है, ये साइड व्यू से देखा जा रहा है, साइड व्यू से देख रहे हैं। इसको भी आप साइड से देख लो भाई, साइड से ठीक दिख रहा है ना, हाँ, एक के पीछे, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एक्लिप्स्ड। ये क्या हो गया, ये आपका एक्लिप्स्ड हो गया। अब भाई इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे कर दिया, साइड से देख रहे हो ना, साइड से, है ना,
साइड से देखो, मुझे ये कि तुम सारे इनमें कंफ्यूज ना हो रहे हो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म। देखो ये वाला सीधा वाई बना हुआ है, ये आपका उल्टा वाई बना हुआ है, ऐसे देख सकते हो। ये आपका सीधा वाई और ये क्या है, आपका उल्टा वाई बना हुआ है, ठीक। चलो एक बार स्टैगर्ड भी बना देते हैं, एक बार स्टैगर्ड भी बना देते हैं, ठीक। ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ठीक है। इस पे ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। अब स्टैगर्ड में ये बेटा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी स्टैगर्ड। ये क्या है, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। ग्रुप्स आर एज फार एज पॉसिबल, और यहां पे क्या है, एज क्लोज एज पॉसिबल। लिख लो भाई, एज क्लोज एज पॉसिबल है यहां पे, एज क्लोज एज पॉसिबल। और स्टैगर्ड में क्या है, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। एक बार अच्छे से भी देख लेते हैं, आपकी बुक में जैसे दे रखा है। देखिए बेटा, ये आपका एक्लिप्स है, इसके पीछे ये, इस वाले के पीछे ये, इस वाले के पीछे ये हो गया एक्लिप्स। ये क्या है आपका स्टैगर्ड, ये मैंने ऐसे बनाया, ये बताया ना मैंने, ये उल्टा वाई हो गया और ये आपका सीधा वाई हो गया, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एच एच एच, और यहां पे हमने क्या करा, नीचे एच, ये ऐसे और ये ऐसे, एज फार एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल। तो ये हो गए आपके 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस ऑफ ईथेन, जिसमें हमने एक्लिप्स देख लिया और हमने स्टैगर्ड देख लिया। अब 100 हॉर्स प्रोजेक्शन समझ आ गया है, ठीक है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्लियर हो गया है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं। अब क्या देखते हैं बेटा, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इन दिस प्रोजेक्शन द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। देखो अब ये जो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है ना बेटा, दिस इज बेसिकली, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, है ना, ये हाँ थोड़ा सा आई थिंक बेटर हो गया होगा। देखो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में आपको साइड व्यू काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है, साइड व्यू, है ना, साइड व्यू देखने को मिल रहा है। न्यूमैन में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट वाले कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पीछे वाले कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, या फिर डॉट हो गया, एंड द 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू इट, उस पर 3 हाइड्रोजन अपने लगे हुए हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। द रियर कार्बन यानी कि पीछे वाला कार्बन जो है उसको सर्कल से दर्शाते हैं एंड उस पर 3 छोटी लाइनें लगा देते हैं, राइट। एक बार बना के दिखाती हूं बेटा, फिर आपको समझ आएगा। देखिए फ्रंट वाला कार्बन मैंने पॉइंट से या डॉट से बना दिया और उस पे मैंने क्या लगा दिए, उस पे मैंने 3 हाइड्रोजन अपने लगा दिए, ठीक है। पीछे वाला कार्बन बेटा मैंने सर्कल से बनाया, पीछे वाला कार्बन मैंने सर्कल से बनाया, यस। अब क्योंकि मैं एक्लिप्स फॉर्म बना रही हूं, इसको ना मैं यहां पे अच्छे से बना देती हूं, ठीक है। ये भाई आगे वाला कार्बन है और इस पे क्या लगे हुए हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन, थोड़ा और बड़ा बड़ा बना देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये फ्रंट वाला कार्बन हो गया। पीछे वाले कार्बन को सर्कल से हमने बनाया और अब मैं क्या बना रही हूं बेटा, अब मैं बना रही हूं एक्लिप्स फॉर्म, यानी कि एक के पीछे एक, ठीक है। एक्लिप्स फॉर्म बना रही हूं यानी कि एक के पीछे एक। तो इस हाइड्रोजन के पीछे ही ये वाला हाइड्रोजन है, ये आपको अलग अलग नहीं है कि मैम हमारे चिन्ह सा इधर हो गया, नहीं नहीं, एक के पीछे एक ही है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके पीछे ये रहा और इसके पीछे आपका ये रहा, तो ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा, ये आपकी एक्लिप्स फॉर्म हो गई, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ये हो गई आपकी एक्लिप्स फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन के माध्यम से। और अगर मैं स्टैगर्ड बनाती हूं तो आगे वाले कार्बन को मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट करा, उसके मैंने ये 3 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। पीछे वाले कार्बन को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा। अब मुझे स्टैगर्ड फॉर्म बनानी है तो बेटा ये हाइड्रोजन आपका यहां पे, ये आपका यहां पे और ये आपका यहां पे, ठीक है। इसको अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो एक्लिप्स तो ये था बेटा, है ना, एक के पीछे एक आ रहा है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। हाँ नहीं ये वाली ठीक नहीं आ रही पेंसिल रुक जाओ एक सेकेंड, अब बेटर है, हाँ आई थिंक सो, हाँ ठीक है, ओके। एक के पीछे एक के पीछे एक, ये क्या है आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है। और स्टैगर्ड में क्या हो गया, स्टैगर्ड में क्या हो गया बेटा, स्टैगर्ड में आपका ऐसे हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाली फॉर्म, ये वाली ये वाली ये वाली, बिल्कुल, ओहो ओहो ओहो, है ना ठीक है, यस आप समझ पा रहे हो ना, बस विजुअलाइज कर लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक्लिप्स, ये हो गया आपका स्टैगर्ड, किसके माध्यम से बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ये हो गया आपका
स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, यहां पे अच्छे से प्यारे से बना हुआ है। ये आपका इक्लिप्स है बेटा, एक के पीछे एक, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये आपका स्टैगर्ड है। ठीक है, ये आपका आगे वाले ऐसे और ये वाले आपके ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पे एक के पीछे एक है, तो यहां पे जो आपका एंगल है वो क्या है बेटा, यहां पे आपका एंगल बिल्कुल मिनिमम है। बट यहां पे आप देख सकते हो बेटा स्टैगर्ड फॉर्म में ये जो आपका एंगल है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ टॉर्जन या डायहेड्रल एंगल। वो आपका स्टैगर्ड में क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, एंड एक्लिप्स में क्या होता है, मिनिमम। यहां तो 0 डिग्री है, बिल्कुल इसके पीछे ही है ना, बट स्टैगर्ड में आपका ये जो डायहेड्रल एंगल होता है ये आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं मैंने क्या बोला, देखिए क्या लिखा है यहां पे बेटा, द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द सीसी बॉन्ड इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल या टॉर्जनल एंगल, and it is maximum in staggered conformation and minimum in eclipsed conformation। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि डायहेड्रल एंगल जो है वो एक्लिप्स के केस में मिनिमम है और स्टैगर्ड के केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस की। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में आपका जो डायहेड्रल एंगल है वो मैक्सिमम है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में आपका जो डायहेड्रल एंगल है वो मैक्सिमम है, यानी कि ग्रुप्स आर एज फार अवे एज पॉसिबल। ग्रुप्स बिल्कुल दूर दूर हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर दूर हैं, उनमें रिपल्शन कम हो रहा होगा। ठीक है, उनमें रिपल्सिव इंटरैक्शन क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, उनमें एनर्जी कम होगी, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको पता ना कम एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टैगर्ड के केस में क्या बेटा, ग्रुप्स आपके दूर दूर हैं, है ना, आपका डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम है, ग्रुप्स आपके दूर दूर हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो दूर दूर है, रिपल्शन आपकी मिनिमम, एनर्जी आपकी मिनिमम, स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो गई। यही यहां पे लिखा है कि स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना, कॉन्फॉर्मेशंस, ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन clouds of carbon hydrogen bonds are as far apart as possible, so it has minimum repulsive forces, minimum energy and maximum stability। ठीक है, ये हो गया स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और अगर मैं बात करती हूं बेटा, अगर मैं बात करती हूं एक्लिप्स की, एक्लिप्स में आपका डायहेड्रल एंगल मिनिमम है, यानी कि ग्रुप्स आपके एज क्लोज एज पॉसिबल हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास पास हैं, उसमें रिपल्शन ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, रिपल्सिव इंटरैक्शन ज्यादा हो गई ना बेटा, एनर्जी ज्यादा हो गई, तो स्टेबिलिटी कम हो गई, तो एक्लिप्स की स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। और ये जो आपकी रिपल्सिव इंटरैक्शन जो मैंने वर्ड यूज करा ना, रिपल्सिव इंटरैक्शन, इसको हम बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। तो आपका स्टैगर्ड में टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम है। ठीक है, स्टैगर्ड में टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम है क्योंकि ग्रुप्स दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दूर दूर है, रिपल्शन आपकी मिनिमम है। ठीक है ना, रिपल्शन आपकी कम से कम है। बट एक्लिप्स के केस में आपका टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये देखिए यहां क्या लिखा है, On the other hand, eclipsed conformation has maximum repulsive forces। वहां पे टॉर्जनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी, बिकॉज इन इट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ग्रुप्स आर क्लोज क्लोज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास है, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये देखिए जो मैंने आपको टॉर्जनल स्ट्रेन के बारे में बताया, द टॉर्जनल स्ट्रेन इज मिनिमम इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड में बेटा मिनिमम होता है और एक्लिप्स में आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये जो स्टेबिलिटी है ना बेटा, इसको मैं एक बार समराइज कर देती हूं। अगर मैं बात करती हूं स्टैगर्ड की, अगर मैं बात करती हूं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की, तो वहां पे जो आपका डायहेड्रल एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है। ग्रुप्स आपके दूर दूर हैं, जिसकी वजह से आपकी रिपल्शन क्या होती है, जिसकी वजह से आपकी रिपल्शन क्या होती है, मिनिमम होती है, एंड आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई, मतलब ज्यादा होती है। यस, डायहेड्रल एंगल, जो आपका डायहेड्रल एंगल है वो आपका यहाँ पे मैक्सिमम है, ग्रुप्स आपके दूर दूर है तो रिपल्शन मिनिमम, तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बट अगर मैं बेटा बात करती हूँ एक्लिप्स्ड की, अगर मैं बात करती हूं एक्लिप्स्ड की, तो वहां पे आपका जो डायहेड्रल एंगल है वो मिनिमम है। वहां पे आपका डायहेड्रल एंगल क्या है बेटा, मिनिमम है। ग्रुप्स आपके पास पास है तो आपकी रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन क्या है आपकी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है।
जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, कम है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कहानी समझ आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूं जो सब मैंने आपको समझाया। देखिए बेटा, अगर मैं बात करती हूं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कब होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपकी फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना, आपने फ्री रोटेशन करी, आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया, तो उससे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आपके जनरेट हो गए, जिनको कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि भाई यहां पे तो आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहां पे तो आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, अब चिन्ना सा भी एंगल चेंज कर दो तो भाई आपकी नई अरेंजमेंट आ गई, कॉन्फॉर्मर आ गया, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पे हम पढ़ते हैं बेटा दो, एक हो गया स्टैगर्ड, एक हो गया एक्लिप्स, और इन दोनों के बीच में जो आते हैं वो स्क्यू, इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फॉर्मेशंस आते हैं उनको स्क्यू बोलते हैं। अब भाई एक्लिप्स में क्या है, एक के पीछे एक के पीछे, इसके पीछे ये, ठीक है, एक के पीछे एक, आप ऐसे समझ सकते हैं। ग्रुप्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल। स्टैगर्ड में ग्रुप्स दूर दूर है, भाई आगे ऐसे है तो पीछे आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। यस, चलिए जी, तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड हमने देख लिया। अब यार इनको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉहर्स प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम काइंड ऑफ साइड व्यू देख रहे हैं। ये आपका एक्लिप्स हो गया, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये एक्लिप्स्ड है, और ये क्या है आपका स्टैगर्ड, ये ऐसे, तो ये आपका ऐसे है ना, मैंने 60 डिग्री घुमा दिया यहाँ पे। और अगर मैं बात करती हूँ न्यूमैन की, न्यूमैन में हम क्या देखते हैं बेटा, फ्रंट व्यू देख रहे हैं काइंड ऑफ। तो आगे वाले कार्बन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे वाले को सर्कल से। आगे वाले के मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, पीछे वाले के 3 हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि एक के पीछे एक है तो ये एक्लिप्स्ड है, और ये वाला आपका क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया। फिर हमने किसकी बात करी बेटा, स्टेबिलिटी की बात करी। फिर हमने किसकी बात करी, स्टेबिलिटी की बात करी। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन के केस में क्या है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन के केस में डाइहेड्रल एंगल मैक्सिमम है, ग्रुप्स आपके दूर दूर हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दूर दूर हैं, रिपल्शन मिनिमम, कहां गया, सो इट हैज मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एक्लिप्स में बेटा उल्टा है, ग्रुप्स बिल्कुल, मतलब ग्रुप्स एक के पीछे एक है, ग्रुप्स पास पास है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड पास पास है, रिपल्शन उसमें ज्यादा है, एनर्जी उसमें ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी वहां पे क्या है, कम है। ठीक है, समझ आई आप लोगों को बात यहां तक के, ये नहीं, जल्दी से मुझे बताओ भाई। ठीक है बेटा, चलिए अब ना हम आगे बढ़ते हैं एंड एक बार देखते हैं ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब यार इनफाइनाइट है ना, तो हम कुछ कुछ बनाएंगे। अब इनफाइनाइट से एक बार मेरे को याद आया, आप एक बात यहां पे और देख लीजिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स बन सकते हैं। मोर ओवर बेटा ये क्या होते हैं, ये आपके इनसेपरेबल होते हैं। ठीक है, इनसेपरेबल होते हैं एंड रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल। रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल, बेटा ये इतनी तेजी से एक दूसरे में बदल रहे होते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कन्वर्टिबल। ठीक है, ये बेटा इतनी तेजी से एक दूसरे में बदल रहे होते हैं कि इनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इनको आइसोलेट नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि भाई इनफाइनाइट है, इनसेपरेबल है एंड रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं बात कर लूं मीथेन की, तो मीथेन में एक कार्बन है भाई, एक कार्बन में कैसे ही हो पाएगा भाई कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं, तो मीथेन ना ही कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना स्ट्रक्चरल शो करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ बेटा ब्यूटेन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बना रहे हैं। व्हाट इज ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो कार्बन के बीच की बॉन्ड रोटेशन को कंसिडर कर सकते हैं। मैं किन दो कार्बन के बीच की रोटेशन देख रही हूं, इन दोनों कार्बन के बीच की रोटेशन देख रही हूं। ठीक है, तो चलिए भाई अब अपने ये वाला कार्बन ले लिया, इसको आगे बनाया, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक CH3 लगा हुआ है, तो बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये CH3 लगा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन, ये आपका एक हाइड्रोजन। अब पीछे वाला जो कार्बन है उसको मैंने सर्कल से बनाया है। ठीक है, उस पे भी एक CH3 लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गया आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड। CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, H के पीछे H। सो दिस इज योर फुल्ली एक्लिप्स्ड। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैंने क्या करा, 60 डिग्री से घुमा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, तो वैसे में सारी तो नहीं बना सकते ना, तो मैंने इसको 60 डिग्री पे घुमा दिया। अब भाई आगे वाला तो फिक्स्ड है, आगे वाला तो ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका H, ये रहा आपका H। अब मैंने इसको 60 डिग्री पे घुमाया, तो ये आपका CH3 हो गया, ये आपका H हो गया और ये आपका H हो गया। ये देखने में तो स्टैगर्ड लग रहा है,
बट यार ये ऐसे प्यारा वाला, अच्छा वाला, एस्थेटिक वाला स्टैगर्ड नहीं लग रहा ना। एस्थेटिक वाला स्टैगर्ड, बढ़िया स्टैगर्ड कब होगा बेटा? जब ये CH3 यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला बिल्कुल इसके यहाँ पे, बिल्कुल एज फार अवे एज पॉसिबल। तो ये क्या है बेटा? ये आपका कंप्लीटली स्टैगर्ड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गॉच। इसको हम क्या बोल देते हैं? गॉच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया, है ना, फिर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे डायहेड्रल एंगल आपका 0 है, थीटा क्या है? 0 है। 60 डिग्री से घुमाया तो ये 60 हो गया, फिर और घुमाया तो 120 हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, देखो ये आपका CH3H, यस। अब मैंने ये यहां कर दिया तो ये आपका CH3 हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया। अब देखो यहाँ पे 120 डिग्री हो चुका है ना। चलिए, अब ये क्या है बच्चा? ये आपका एक्लिप्स जैसा तो लग रहा है, बट यार वो वाइब नहीं आ रही है फुल्ली एक्लिप्स की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या बोल देते हैं? पार्शियली एक्लिप्स्ड, यस। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया, फिर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया। अब क्या होगा? ये आपका यहां पे आ जाएगा, तो आगे वाला तो आपका फिक्स है CH3HH, है ना। अब ये CH3 आपका यहां पे आ गया, ये H आपका यहां पे आ गया और ये आपका यहां पे आ गया। अब ये है बेटा क्या? ये है आपका फुल्ली स्टैगर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटी या फिर फुल्ली स्टैगर्ड, ठीक है, फुल्ली स्टैगर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे, और नहीं, इसको हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करा बच्चा? फिर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा? आगे का तो फिक्स्ड ही है, CH3HH, ठीक है। अब ये आपका इसके पीछे चला जाएगा, सो यू विल हैव CH3 हियर, H और H, ठीक है। तो ये क्या है? ये फिर से आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ठीक है। इसको हम नंबर दे देंगे 5। और ये क्या है? ये आपका फिर से पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका फिर से 60 डिग्री है, फिर मैंने 60 डिग्री घुमाया तो ये आपका यहां पे आ गया। आगे वाला तो वैसा ही रहेगा, CH3HH, ठीक है। ये आपका CH3 यहाँ पे आ गया, ये आपका H यहाँ पे आ गया, ये आपका H यहाँ पे आ गया। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? ये फिर से आपकी गॉच हो गई, तो इसको हम नंबर दे देंगे 6। और ये क्या हो गई? आपकी गॉच हो गई। और फिर जब बच्चा मैं इसको 60 डिग्री फिर से घुमा दूंगी तो आपको अपनी ओरिजिनल वाली कॉन्फ़िगरेशन वापस मिल जाएगी, मतलब ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएगा। फिर इसको 60 डिग्री घुमाए तो CH3 के पीछे CH3HH, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपके ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स हो गए, हमने कॉन्फॉर्मेशन देखी। अब एक बार ना यहाँ पे ना स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? स्टेबिलिटी की। यहीं पे कर लेते क्योंकि हमारे सामने यहाँ बना हुआ है, सो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर बेटा मैं इन कॉन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी की बात करूं तो यार ये तो हमारे को पता लग ही चुका है कि सबसे ज्यादा स्टेबल आपका क्या होता है? स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड में भी कौन सा? जो आपका बिल्कुल कंप्लीटली फुल्ली स्टैगर्ड है, यानी कि ये एंटी वाला, ठीक है, यानी कि 4th नंबर, ठीक है। ये हो गया सबसे ज्यादा। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? जो आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड है, ये सबसे कम स्टेबल है ना। तो ये मैंने सबसे पीछे कर दिया। अब इसके पीछे यहां पे मुझे बाकी लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो आपका कंप्लीटली फुल्ली स्टैगर्ड है ये तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसके बाद जो आपके गॉच वाले हैं वो आ जाएंगे। है तो स्टैगर्ड ही ना बेचारे, कंप्लीटली फुल्ली स्टैगर्ड नहीं है, बट है तो उसी बेचारे कैटेगरी में ही आ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम किसको ले लेंगे बेटा? ये वाला 2nd ले लेंगे और ये 6 ले लेंगे। तो ये 2nd और ये 6 ले लेंगे। और फिर उसके बाद आपका क्या बचा? उसके बाद आपके पार्शियली एक्लिप्स वाले आ गए। फुल्ली एक्लिप्स तो सबसे कम स्टेबल है, पार्शियली एक्लिप्स वाले फिर भी ठीक है ना। तो यहां पे हम आ गए 3rd के बाद कौन सा है? पार्शियली एक्लिप्स 5th, एंड देन लास्ट में आपका आ गया फुल्ली एक्लिप्स। एक बार मैं आपको इसको फिर से समझाती हूं कि ये कैसे हुआ है ना, स्टेबिलिटी कैसे हुआ। देखिए बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका एंटी हो जाएगा जो कि आपका फुल्ली स्टैगर्ड है। उससे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? जो स्टैगर्ड वाली ही कैटेगरी में आ रहे हैं बट कंप्लीटली फुल्ली स्टैगर्ड नहीं है। तो गॉच वाले हो गए 2nd एंड 6th, ठीक है। उससे कम किसका होगा? उससे कम अब हम एक्लिप्स को देख रहे हैं, बट पार्शियली एक्लिप्स वाले, ठीक है। तो आपका हो गया 3rd एंड 5th, एंड देन सबसे कम स्टेबल कौन होगा? आपका फुल्ली एक्लिप्स वाला होगा। तो यहां पे ये हो जाता है आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर,
ठीक है बच्चा, तो ये पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई है, समझ आ गई है आपको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की कहानी। इज इट क्लियर टू यू बच्चा? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझने में काफी मुश्किल सी आती है, तो एक बार है ना, मैं ऑलरेडी आपको गो थ्रू करवा चुकी हूं, एक बार फिर से बेटा देख लेते हैं। बार बार इसकी रिवीजन करेंगे तो हमारे को चीजें लेक्चर के दौरान ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन करा रहे हैं। ठीक है, आपने एंगल हल्का सा चेंज करा, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगी, तो आपको कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मिल गए, जिनको हम कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स ही बोलते हैं बेटा। ये इनफाइनाइट होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल, फटाफट जल्दी 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 दूसरी फॉर्म्स में मतलब अपनी चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए इनको आइसोलेट करना नहीं हो पाता है। ठीक है, मुश्किल हो जाता है, इनसेपरेबल है। देन हम कौन सी 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा? स्टैगर्ड और एक्लिप्स हमने देखी। स्टैगर्ड और एक्लिप्स को बनाने का तरीका, ये सोहर्स प्रोजेक्शन हो गया आपका, एंड देन हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखा। फिर उसके बाद हमने बात करी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फॉर्मेशंस की। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फॉर्मेशंस की बात करी, ये रहा आपके सामने कि स्टैगर्ड के केस में डाइहेड्रल एंगल मैक्सिमम होता है, ग्रुप्स आपके दूर दूर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपके दूर दूर हैं, तो रिपल्शन आपका मिनिमम, स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। एक्लिप्स के केस में डाइहेड्रल एंगल मिनिमम है, ग्रुप्स पास पास है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास पास हैं, रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने ब्यूटेन के लिए देखा बेटा, एंड इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर यहां तक क्लियर हो गया है, यहां तक डन हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कमेंट्स में एक बना देंगे, एक फ्लावर, प्यारा सा एक फ्लावर बना देंगे कमेंट्स में, अगर यहां तक की कहानी हमें समझ आ गई है तो बना दीजिए भाई। साइड हो रही हूं, उसको भी देख लो एक बार अच्छे से। डन है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड इस लेक्चर के लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि क्या है, जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए टाइगर्स, आपका जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म था ना, वो कब हो रहा था? जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन कर रहे थे। सही बात है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अराउंड पाई बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड। अब देखो यार, पाई बॉन्ड जो है वो आपका साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो अगर ऐसे में हम रोटेशन करेंगे तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा, है ना, तो इसीलिए पाई बॉन्ड के केस में आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बेटा देखो, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आपको इनफाइनाइट मिल रहे थे, ये आपको फाइनाइट मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेपरेबल भी होते हैं भाई, लिमिटेड नंबर में है तो सेपरेबल भी है। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है बेटा? एक तो हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड, नेक्स्ट क्या हो गया? टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट मतलब देखो बेटा समझाते हैं। मैंने यहां ले लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब ये है बेटा आपका कोई ग्रुप ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जीआई लिख दिया मैंने, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी। अगर ए बी बेटा बराबर हो गए या फिर सी डी बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड हो गया, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, यानी कि टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। ये मतलब हो गया आपका किसका? टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट का। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। ठीक है, चलिए अब देखो भाई बताओ यहां पे क्या जीआई होगा? क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? देखो ए यहां पे बी के बराबर है, सी यहां पे डी के बराबर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे शो नहीं होगा। यहां देखते हैं बेटा ए बी के बराबर नहीं है, चलो ए और बी बराबर नहीं है, गुड गुड स्टार्ट, वेरी गुड। अरे यार बस सी और डी तो बराबर हो गए, है ना, तो इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अब यहां देखते हैं, ये ए एंड बी बराबर नहीं है, गुड, सी और डी भी बराबर नहीं है, गुड, तो बेटा यहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, डन है। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब ना हम इसी को उठा लेते हैं, यानी कि
अब इसी को उठा लेते बेटा, ब्यूटूइन को ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका ब्यूटूइन ही है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो मैंने ले लिया बेटा ब्यूटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया बच्चा आपका ब्यूटूइन। अब इसको ना मैं दो तरीके से बना सकती हूं, कैसे? देखो भाई, पहले केस में C डबल बॉन्ड C तो यहाँ पे भी है, C डबल बॉन्ड C तो यहाँ पे भी है ऑब्वियसली। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बेटा CH3 लगा दिया और यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, यहाँ H लगाया, बट अब यहाँ पे H कर दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया। ये दोनों आपके ब्यूटूइन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों ब्यूटूइन है। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा? यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सेम ग्रुप्स है ना, वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पे है, CH3 CH3 सेम साइड, ये HH भी सेम साइड। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके सेम ग्रुप्स है ना, वो ऑपोजिट साइड पे है, डिफरेंट साइड पे है। यहाँ पे CH3 CH3 एक जगह सेम साइड पे और HH एक जगह। यहाँ पे CH3 CH3 आपके ऑपोजिट हो गए, डिफरेंट हो गए, और HH भी आपके ऑपोजिट हो गए। तो बेटा ऐसे में जब आपके सेम ग्रुप्स सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड पे होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सिस। ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपकी सिस फॉर्म हो गई। और जब आपके सेम ग्रुप्स जो हैं, सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका ट्रांस। तो ये सिस फॉर्म है और ये क्या हो गया? ट्रांस। सेम ग्रुप सेम साइड पे, सेम ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड पे या फिर डिफरेंट साइड पे हो गए। तो ये क्या है बेटा? ये हो गया आपका सिस ट्रांस सिस्टम। ठीक है, चलिए जी एक बार पेंटुइन में भी देख लेते हैं। पेंटुइन क्या हो गया आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बिल्कुल सही बात है बेटा। 1 2 3 4 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसमें देखो बेटा कैसे बन सकता है हमारा सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने ले लिया, यहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड ये वाला ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3, CH2 CH3, ये ग्रुप लगा हुआ है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है एंड अब मैंने क्या करा बेटा? अब मैंने CH2 CH3 यहां बना दिया और H मैंने यहां बना दिया। अब यहां पे सिस और ट्रांस कैसे निकालेंगे? देखिए, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है ना, HH आपका सेम है दोनों तरफ, ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है, तो ये आपका सिस हो गया। सेम ग्रुप बेटा आपका ऑपोजिट साइड पे हो गया, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपका ट्रांस हो गया। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म हो गई, वो आपका ट्रांस फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अब यहां पे थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। यहां सिस ट्रांस निकालना है हमें, बहुत आसान है। चलिए जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम ग्रुप सेम साइड पे है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिस। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका सिस। बेटा सिस ट्रांस देखने के लिए कम से कम एक ग्रुप तो एक जैसा होना चाहिए ना। CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब तभी तो देखोगे ना कि ये सेम साइड पे है, तो सिस ऑपोजिट साइड पे है, तो ट्रांस तो कम से कम एक ग्रुप तो होना चाहिए ना सेम, तभी तो सिस ट्रांस बताओगे। चलिए यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपका ओहो ये दोनों तो बराबर हो गए, C = D, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा? नहीं होगा यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ट्रिक क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखो बेटा, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसको देख लो या फिर इसको देखना है तो इसको देख लो, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका सिस। अब देखो बेटा ये CH3 आपको ऑपोजिट है, ये HH आपको ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांस हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे ओहो A और B एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ना यार? बहुत सिंपल है, बस हमारे को किस चीज का ध्यान रखना है? हमारे को बस इस चीज का ध्यान रखना है, सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो आपका क्या हो गया?
ट्रांस हो गया। चलिए जी, अब ना आप यहां पे मुझे सिस ट्रांस बताओ। सबसे पहले ये बताओ, क्या यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? मैम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड A is not equal to B, वेरी गुड, C is not equal to D, वेरी गुड। मैम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो होगा। अब सिस है या ट्रांस? मैंने जस्ट बेटा अभी आपको बोला कि सिस और ट्रांस, ओहो, कि सिस और ट्रांस शो करने के लिए कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो उसको देख के बताओगे कि भाई डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है या फिर ऑपोजिट साइड पे है। बट यहाँ पे आपके ये चारों ग्रुप्स क्या है? ये चारों ग्रुप्स आपके अलग है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस नहीं देखते। फिर यहाँ पे क्या देखा जाता है? यहाँ पे बेटा EZ सिस्टम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? EZ सिस्टम देखा जाता है। अब भाई ये EZ सिस्टम क्या है? E का मतलब है एंटजीजेन है, ये जर्मन वर्ड्स हैं, एंटजीजेन, एंड Z का मतलब होता है जूसामेन, ठीक है। अब एंटजीजेन का मतलब है ऑपोजिट और जूसामेन का मतलब होता है टुगेदर। तो मैम अब पता कैसे करेंगे कि E कौन सा है, Z कौन सा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है, सिस ट्रांस हम बता नहीं सकते, तो EZ कैसे बताएंगे? अब EZ में क्या होता है बेटा? अगर आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं, अगर आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो हम उसे E बोलते हैं। और अगर आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं Z। मैम अब थोड़ा बेटर तो लग रहा है, बट मैम अब ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप कैसे पता लगेगा, ये कैसे निकालते हैं? तो बेटा इसके लिए हमारी मदद कौन करते हैं? इसके लिए हमारी मदद करते हैं CIP रूल, ठीक है। ये CIP की फुल फॉर्म क्या है? कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स, ठीक है, तो CIP रूल्स बोलते हैं। ये CIP रूल्स हमारे को बताते हैं कि भाई हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप तुम्हें कैसे पता करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, पहला कहता है ग्रुप्स विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। देखो भाई, पहले पढ़ देती हूं फिर समझाऊंगी। ग्रुप्स विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर फॉर आइसोटोप्स एटॉमिक मास इज कंसिडर्ड फॉर प्रायोरिटी इफ फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व्ड फॉर सीनियरिटी इफ एटम्स आर सेम ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये सब हम देखते हैं, राइट। इससे पहले बेटा एक बार ना यहाँ पे आप आ जाएंगे सिस एंड ट्रांस में, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, है ना। सिस और ट्रांस की अगर मैं बात बताती हूँ बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके सिस वाले का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपका सिस वाले का ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे डायपोल मोमेंट होता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट आपके ट्रांस वाले का ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिमेट्री देखी जाती है, पैकिंग देखी जाती है, वो आपकी ट्रांस में ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बार मैंने ये सिस और ट्रांस में ये बता दिया, अब वापस यहाँ पे CIP रूल्स में आ जाओ, ठीक है। देखिए भाई, कहता है कि फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर, उसको हाई प्रायोरिटी देनी है। इस पे आओ बेटा, इसी से हमने स्टार्ट करा था ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो इसको ना आप काइंड ऑफ इमेजिन कर लो कि हमने ना इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। अब कार्बन के बाद जस्ट पहला एटम कौन सा है? फ्लोरीन, और यहाँ पे कौन सा बेटा? क्लोरीन। अब एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली क्लोरीन का ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने उसको अपना हाई प्रायोरिटी ग्रुप मान लिया। इस तरफ आओ बेटा, इस तरफ एक साइड आपका ब्रोमीन है और एक साइड आपका आयोडीन है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली आयोडीन का ज्यादा है, ठीक है। तो आपके जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हो गए। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं बेटा, वो आपके सेम साइड पे हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका Z। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका Z। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो, इस पे आ जाओ, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा, है ना, अपने माइंड में सीधा इस पे आओ। इस कार्बन के बाद जस्ट डायरेक्टली कौन सा एटम अटैच्ड है? कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे मेरा ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। अब इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है। ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये मेरा हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स एक साथ हो गए हैं, तो ये आपका Z हो गया, ठीक है। सेम साइड पे है तो Z, ऑपोजिट साइड पे होते तो E, ठीक है। चलिए जी, अब इसको देखो बेटा, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो ये आपका हाई प्रायोरिटी हो गया। यहां पे देखें तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है, तो ये हो गया आपका। अब आपके जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं,
तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी हो गया आपका Z। क्या हो गया, Z हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला बेटा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो मैंने करा दिया, फिर से करा देती हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन में ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन और आयोडीन में ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हो गए तो Z हो गया। चलो जी अब इस पे आ जाओ, है ना। यहां पे अब कहानी थोड़ी सी बदलती है। मैम यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, ये तो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। मैम हम तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे थे ना, बट अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे भी रूल दिया गया बेटा कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप से तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, तो वहां पे एटॉमिक मास को कंसिडर करा जाता है प्रायोरिटी देने के लिए। तो H और D में से D का बेटा मास ज्यादा है तो हमने इसको हाई प्रायोरिटी मान लिया। यहाँ पे आपके पास O है और यहाँ पे C है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है तो ये हो गया। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आपके ऑपोजिट साइड पे है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका E। ठीक है, क्या हो गया, E हो गया। समझे। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास O है, यहाँ पे आपके पास N है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा है तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये बेटा C है और ये F है। अब ये मत सोचना मैम CCl4 ओ माय गॉड, नहीं बेटा, डायरेक्टली जो एटम कनेक्टेड है उसको देखो। कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन का ज्यादा है तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया हाई प्रायोरिटी। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आपके ऑपोजिट साइड पे है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका E। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास F है और Cl है तो ऑब्वियसली Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये हाई प्रायोरिटी हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या इशू है बेटा, यहाँ पे आपका ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है ना। हम तो अभी तक ये देख रहे थे मैम जस्ट जो एटम कनेक्टेड है उसका एटॉमिक नंबर देख लो, बट यार यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। वो भी सेम है तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ, वो भी सेम है तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तब तक बढ़ते रहो आगे जब तक आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। तो बेटा ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका F, ये आपका Cl। ऑब्वियसली Cl का ज्यादा है तो इसलिए मेरा हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा। एंड जब सेम साइड पे आ जाते हैं आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स तो ये क्या हो जाएगा, आपका Z हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यस, इसको देखो, यहाँ पे बेटा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। बट अब यहाँ पे आपका कार्बन आ गया, देखो CH2C, अब कार्बन आ गया। ये सेम 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 सेम, बट अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया बेटा, ये आपका H, ये आपका कार्बन। कार्बन का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर तो ये मेरा ग्रुप हाई प्रायोरिटी का हो गया। ठीक है, एंड अगर हम इस तरफ देखेंगे तो O सेम हो गया तो आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास C है तो ऑब्वियसली हम कार्बन को देखेंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये मेरा हाई प्रायोरिटी। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आपके सेम साइड पे है तो ये क्या हो गया, आपका Z हो गया। चलिए जी लास्ट 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 बेटा, यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे आपका F है। F का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। अब यहाँ पे बच्चा आपके पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने ना यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आपके एटम सेम हो तो ऐसे में ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले, उससे कम डबल, उससे कम सिंगल, है ना। इस रूल को मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखो यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मैंने इसको हाई प्रायोरिटी मान लिया। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आपके सेम साइड पे हो गए तो ये हो गया आपका Z। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका Z। एंड इसी के साथ बेटा आपका ये सेशन भी होता है एंड। जी हाँ बच्चों, हम अपने इस सेशन के एंड पर आ गए हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बोला था कि हम आइसोमेरिज्म के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं अच्छे से, एंड मैंने ये भी बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका क्लास 12th में पढ़ाया जाता है बेटा, तो उसको हम तब पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने अपने कौन से आइसोमेरिज्म को कवर कर लिया है, एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, है ना।
हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कार्बन की चेन लेंथ में अंतर आ गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखा हमने, फंक्शनल देखा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो गई। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, ठीक है। मेटामेरिज्म में ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एल्काइल चेन का अंतर आता है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, आपके पास ओपन चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एंड टॉटोमेरिज्म, जहां पे आपके फंक्शनल आइसोमर्स जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कहां चला गया? टू फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और इसमें हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को पढ़ा। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ था, तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आ गए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, एंगल का फर्क होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा। अब यहां पे आपके पास कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल होता है, जिसमें कॉन्फिगरेशनल भी फर्दर आपका चला जाता है इनटू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हमने 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। चलो जी, अब एक बार पहले कॉन्फॉर्मेशनल को देख लेते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपका कब होता है बेटा? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। ये आपको प्यारे प्यारे है ना, ये प्यारे, ओ भाई टूट ठीक है, इन प्यारे प्यारों से आपको मिलाया था, अगर आपको याद हो, है इतनी सारी बेटा पेंसिल शार्प कर करके बनाए हैं इनको। चलो जी, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स हो सकते हैं बेटा, हल्का सा भी एंगल चेंज करा आपको नया अरेंजमेंट मिल गया, कॉन्फॉर्मर बन गया, ठीक है। ये क्योंकि रैपिडली इंटरचेंजेबल होते हैं तो इसीलिए आप इनको सेपरेट नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, इनसेपरेबल एंड रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है इनफाइनाइट, बट हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स में एक के पीछे एक, स्टैगर्ड में क्या है बेटा, दूर दूर हो गए हैं। ये हो गया एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, और ये हो गया एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। अब इन स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म को हमने सॉहर्स प्रोजेक्शन की फॉर्म में देखा, एंड देन इसको हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में देखा। उसके बाद बेटा हमने स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फॉर्मर्स देखा, ठीक है। कॉन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डाइहेड्रल एंगल, रिपल्शन, ये वो स्टेबिलिटी सब बहुत अच्छे से देख के ब्यूटेन के एक बार प्यारे प्यारे कॉन्फॉर्मर्स बनाए एंड उसकी स्टेबिलिटी को भी देख लिया। फाइनली बेटा हम आगे बढ़े एंड हम आ गए अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो रहा था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड होता है, अबाउट पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही, साथ में टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल टू D। अगर ये बराबर हो गए बेटा इनमें से कोई भी, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये बराबर हो गए, नहीं होगा, ये डिफरेंट था बट ये बराबर हो गए, नहीं होगा, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो यहाँ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। फिर हमने ये देखा बेटा कि जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो हम उसको सिस बोलते हैं, जब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड के तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। यस, यहाँ पे जैसे हमने पेंट टू इन के लिए बनाया, HH सेम साइड पे हो गए, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड तो ट्रांस, ठीक है। उसके बाद बेटा हम आगे बढ़े एंड हमने EZ सिस्टम को भी देखा कि यार देखो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो रहा है, बट सिस ट्रांस कैसे बताएं? सिस ट्रांस बताने के लिए कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना, जिसको देख के बताओगे कि भाई सिस है या ट्रांस है। जब आपके ऐसे चारों ग्रुप्स अलग हैं तो यहाँ पे हम EZ की बात करेंगे। EZ में क्या होता है बेटा, अगर आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो E बोलते हैं, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो Z बोलते हैं। अब ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? विद द हेल्प ऑफ CIP रूल, कि बेटा आपको क्या देखना है, बिल्कुल एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। अगर आपके एटम सेम होते जा रहे हैं तो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जब तक आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिल जाता। अगर आपके पास आइसोटोप्स है तो वहां एटॉमिक मास को देखोगे, एंड अगर आपके पास सेम एटम्स है तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने देखा, कहां चला गया, जैसे कि यहाँ पे देखा बेटा ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो हमारी ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। यस, तो ये कहानी थी बेटा आपके आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं विद कोट ऑफ द डे। एक प्यारी सी कोट को देखते हैं। You don't plan your future, you plan your actions today and those actions create your future। जैसे यार हमें ऐसा लगता है ना कि यार फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है, फ्यूचर इज सो अनसर्टेन। बेटा
आप अपने फ्यूचर को प्लान नहीं करते, आप किसको प्लान करते हैं? आप अपने एक्शंस को प्लान करते हैं। आज जो आप करते हो ना, वही आपके फ्यूचर को बनाता है। तो अगर आज में प्रेजेंट में आप अच्छी हैबिट्स अपने लाइफ में लेकर आते हैं, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं, तो वैसा ही आपका उज्जवल फ्यूचर होगा। बट अगर आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे बेटा, तो वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। तो आप अपने फ्यूचर को प्लान नहीं करते, आप अपने एक्शंस को प्लान करते हैं, वो एक्शंस ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर को बनाता है। चलिए जी, तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर हम अपने आज के सेशन को करते हैं खत्म। मैं उम्मीद करती हूं कि आइसोमेरिज्म जो टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सा लगता है, मैंने जितना आसान बनाने की कोशिश, जितना आसान हो सकता था उतना आसान बनाने की कोशिश करी है। एंड फटाफट से, है ना, ये चैप्टर, ये टॉपिक आप लोगों के लिए निपटा दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़े एंड ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बेटा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाए। यस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगर आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया है, पूरी कहानी क्लियर हो गई है एंड आपको आज के सेशन में मजा आया है, तो चैट में बेटा नीचे कमेंट्स में क्या कर देंगे, चैट में ढेर सारे टाइगर्स बना देंगे, प्यारे प्यारे, क्योंकि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को टाइगर्स बोलती हूं। तो ढेर सारे टाइगर्स बना देंगे कमेंट्स में, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड आपको सब समझ आ गया एंड सेशन में मजा आया। तो अगर आपका जवाब है यस मैम, ऑल क्लियर, मजा आया एंड टाइगर्स भी बन चुके हैं, सो माय वर्क हियर इज डन। तो इसी के साथ बेटा खत्म करते हैं फिर आज के सेशन को। मैं मिलती हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय।